जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल रविंद्र सिंह आप सबसे संबोधित हूँ। बहुत दिनों से मेरे मित्रगण, साहित्य प्रेमी, प्रशंसक सबका अनुरोध मुझसे रहा है कि मैं अपने लिखे हुए उपन्यासों को YouTube पर अपलोड करूं। उनके इसी अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज मैं इस कड़ी की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा पहला उपन्यास है लौट आओ माँ। लौट आओ माँ का मैं पहला अध्याय आज अपलोड कर रहा हूँ, आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके 10 अध्याय हैं जिनको मैं क्रम से आपकी प्रतिक्रिया के हिसाब से, आपके सुझावों के हिसाब से, आपकी सलाह के अनुरूप आगे अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा और वो मेरा मार्गदर्शन करेंगी। धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं हम उपन्यास लौट आओ माँ। जितनी तेज गति से ट्रेन दौड़ रही थी उतनी तेज गति से या कि शायद उससे भी तेज विचारों की श्रृंखला राम को अतीत में खींच रही थी। वर्तमान अतीत से जुड़ता चला जा रहा था। वर्तमान की हर घटना जैसे अतीत का बोध कराने के लिए ही घट रही थी। अतीत, वर्तमान, वर्तमान, अतीत। झूले की पींग कभी इधर कभी उधर। सामने की वर्थ पर एक मोटी महिला अपने मात्र 5 बच्चों के साथ विराजमान थी। हर साइज के बच्चे, हर उम्र के बच्चे, जिन्हें अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो गिरते या चढ़ते क्रम के ग्राफ सा आभास होता। इन 5 बच्चों में पहले की उम्र रही होगी यही कोई 10-1 वर्ष। फिर उसके बाद के बच्चों में 1-1 वर्ष से अधिक अंतर तो कदाचित ही रहा हो, शायद हर वर्ष। राम के चेहरे पे चंचल मुस्कुराहट तिराई थी। महिला की उम्र लगभग यही रही होगी, 45 या 50 के मध्य। महिला ने सबसे छोटे बच्चे को अचानक ही चूमा था। माँ की ममता कब बरस जाए क्या पता, वह तो निर्झर है, सदैव झरने वाले ममता स्रोत सी। उसकी माँ भी तो। एक झटका सा लगा राम को। पुनः अतीत के झोंके। हाँ, माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। माँ, माँ, माँ। सामने बैठी स्थूलकाय महिला ने बच्चे की किसी शरारत के लिए चपत लगा दी थी। बच्चा रोने लगा था। ऊपर वाली सामने की बर्थ पर एक बंगाली युवती कोई बंगला उपन्यास पढ़ने में तल्लीन थी। इस कूपे के संसार से सर्वथा विरक्त, किंतु बच्चे का रोना सुनकर उसने नीचे झांका था। की हुए छे दीदी, छेले के केनो मार छो? क्या हुआ दीदी, बच्चे को क्यों मार रही हो? मारबो ना तो की पूजा करबो? खूब शैतान हुई गई छे। मारूंगी नहीं तो क्या पूजा करूंगी? बहुत शैतान हो गया है। राम कोलकाता के 5 वर्ष के लंबे प्रयास में काफी कुछ बंगला भाषा समझने लगा था। इस बातचीत से उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल न था कि ऊपर लेटी युवती उस स्थूलकाय महिला की छोटी बहन थी, किंतु दोनों बहनों में रत्री मात्र भी तो साम्य न था। युवती जहाँ छरेरे बदन की, पीतवड़ केले की सुंदर पाखुरी सी सौंदर्य की स्वामिनी थी और जिसकी बात करने की शैली से बंगला माधुर्य और सुशीलता टपकती थी, वहीं महिला सामान्य से कहीं बहुत अधिक मोटी, बेडौल, मिचमिची सी आंखों वाली अक्खड़ शैली की थी। युवती की आंखों से बड़ा ही प्यारा सा नूर उसी तरह जैसे टपका पड़ रहा था जो कि प्राय हर बंगाली की आंखों से झरता प्रतीत होता है। ऐसा नूर जो सामने वाले को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करता है, कहीं गहरे खिंचाव के साथ। निश्चय ही युवती सुंदर थी। आंखों के चारों तरफ हल्की कालिमा जैसे आंखों को और अतिरेक आकर्षकता प्रदान कर रही थी। झील सी आंखें जैसे दूसरों को सम्मोहित करने के लिए ही बनी थी। उस युवती ने अचानक राम पर नजर फेंकी थी।
राम उन नेत्रों के सम्मोहन में खो गया। किंतु ये आंखें, सीता की आंखें, बोलती आंखें, राम, मेरे प्रिय राम। हाँ, यही तो कहा था सीता ने, राम तुम मुझे भूल तो न जाओगे। नहीं सीते नहीं, इन आंखों की कसम। सीता के नेत्रों को चूमते हुए उसने कहा था, क्या आप समय बताएंगे? जब युवती ने कहा तो वह पुनः वर्तमान में लौट आया। जी जी, 10:25। राम ने समय बताने के साथ ही युवती की कलाई में सुशोभित घड़ी की पर दृष्टि फेंकी थी। युवती शायद राम का आशय समझ गई थी। बंद है कहते हुए मुस्कराई थी। सीता भी तो ऐसे ही मुस्कराती है। और नैनाबाई, एक कुशल व्यवसायी सी पेशेवर मुस्कुराहट। आपको कहाँ तक जाना है? युवती ने पुनः विशुद्ध हिंदी उच्चारण में पूछा था। जी, इटावा तक। आपका शुभ नाम पूछने की धृष्टता कर सकती हूँ? उफ, सीता जैसा माधुर्य और नैनाबाई जैसा बेलापन। सीता, नैनाबाई, सीता और उससे भी बढ़कर माँ, माँ, माँ। मैंने आपसे आपका नाम पूछा था। युवती उसके खोएपन पर हंस पड़ी थी। जी, राम, वह कुछ शर्मिंदा होकर बोला था। राम? अरे वाह, क्या पवित्र और पौराणिक नाम है। युवती के स्वर में चंचलता मुखर हो उठी थी। फिर तो आपकी सीता भी होंगी ना? सीता? राम जैसे पुनः खो गया था। हाँ, सीता है तो। वही खोया सा स्वर। ट्रेन एक धचके से रुकी थी। सिग्नल नहीं मिला था। बहुत जल्दी रुक जाती है। सामने बैठी स्थूलकाय महिला ने बंगाली उच्चारण में हिंदी बोलते हुए राम को संबोधित किया था। तभी ट्रेन पुनः चल पड़ी थी। शायद सिग्नल हो गया था। धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन स्टेशन पर पहुंचकर रुकी थी। एक कोलाहल, सवारियों के उतरने चढ़ने की रेलमपेल। एक मद्रासी महिला अपने एक भारी थैले को लटकाए अंदर आई थी। काला धूसर रंग, फेंटेदार साड़ी, नाक में उल्टी तरफ लौंग पहने, उम्र यही कोई 50 के लगभग। बालों में बेला के सुगंधित पुष्पों का गुच्छा पूरे कूपे को महका गया था। मद्रासी महिला ने अपना थैला बंगाली महिला के सामान के पास ही पटक दिया था। अपने आंचल से माथे के पसीने को पोंछते हुए बंगाली महिला की तरफ परछाकांक्षी मुस्कान बिखेरी। बहुत गर्मी है जी, अय्यो। बंगाली महिला ने उपेक्षा से कंधे झटके थे। मद्रासी महिला बंगाली महिला की बगल में बैठ गई थी। तुम्ही यहाँ कहाँ बैठ रही हो? बंगाली महिला ने आंखें तरेरी। उधर बसुन। बंगाली महिला ने राम की बर्थ की तरफ इशारा किया था। मद्रासी महिला की भी भ्रकुटी तन गई। अय्यो, तुम कैसी बात करता जी? यहाँ भी तो बहुत जगह है, हमको एक स्टेशन तक ही तो जाना जी। किंतु अमी पूरी बर्थ पर चादर बिछाकर पहले ही पूरा बर्थ कवर कोर लिया था। अमी तुमको नहीं बैठने देंगे। बंगाली महिला लड़ने के मूड में आ चुकी थी। अय्यो, मद्रासी महिला ने भी हाथ फटकार कर जता दिया था कि वह भी लड़ने में पूर्णतया कुशल है। तुम कुतुब मीनार पर चादर बिछा देगा तो क्या कुतुब मीनार तुम्हारा हो जाएगा जी? मद्रासी महिला ने शान से ऐसी गर्दन अकड़ाई मानो 100 बातों की एक बात कह दी हो। और राम की तरफ मुखातिब हुई। तुम ही कहो जी, सफर में काय को झगड़ना है? काय को झगड़ना है? बंगाली महिला ने नकल उतारी। बूढ़ी आई सोनती की बात बताने वाली कल्ली कलूती। क्या बोला जी? तुम हमारे को गाली देता जी? तुमको शर्म नहीं आता? वह पुनः राम की तरफ उन्मुख हो गई थी। तुमने भी सुना जी, हम कितनी सभ्यता से बोला जी। हम आते इसको बाणे कम बोला जी, और ये हमको गाली देता जी। पर हम जी ना अपना जुबान गंदा नहीं करेगा। हम आज तक न तो किसी को गाली दिया है न देगा। और एक ये बंगालन भैंस है। अब बंगाली महिला को गुस्सा काबू में रख पाना मुश्किल हो गया था। झट से मद्रासी महिला के बाल पकड़ लिए। ओ कुतिया, अमी भैंस है तो तुम ही कुतिया है। तू कुत्ता है। मद्रासी बेचारी स्त्रीलिंग पुल्लिंग विभेद से बेखबर थी। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर गुत्थम गुत्था हो गई थी। ओए दीदी, की कर छो?
युवती झट से नीचे आ गई थी। उसने उन दोनों को अलग किया था। बहुत मुश्किल हुई थी उन्हें अलग करने में भी, और मद्रासी महिला को हठधर्मी छोड़ राम की सीट पर बैठने के लिए सहमत करने में भी। मद्रासी महिला के नथुने अभी भी फड़क रहे थे। दोनों एक दूसरे को उसी तरह घूर रही थी जैसे दो लड़ती भैंसों को जबरन अलग कर दिया गया हो। धीरे धीरे सफ़र घटता रहा और उसी के साथ दोनों प्रतिद्वंदी संधि करते चले गए। मद्रासी महिला ने अपना टिफिन खोला। इडली की महक पूरे कूपे को सुवासित कर गई। बंगाली महिला का बच्चा इडली के लिए मचल उठा। इससे पूर्व कि बंगाली महिला बच्चे को डांटती, मद्रासी महिला ने औदार्य से एक एक इडली न केवल पांचों बच्चों को थमा दी, बल्कि एक एक चटनी में सनी इडली राम बंगाली युवती को भी बड़े ही अनुग्रह से थमा दी। हाँ, बंगाली महिला ने मुंह सिकोड़ के मना कर दिया, अम्मी इडली बिडली नहीं खाता। तो लो, डोसा जरूर तुमको पसंद आएगा। मद्रासी महिला ने जादुई पिटारे से अपनी दूसरी पिटारी खोल दी थी। दक्षिण भारतीय व्यंजन की सुगंध से सराबोर अचार, चटनी, उपमा और सफ़ेद कागज से मुलायम डोसे देखकर बंगाली महिला को भी मना करने का साहस न हो सका। और फिर जैसे सब टूट पड़े। मद्रासी महिला के चेहरे पर ठीक उसी तरह की तुष्टि नजर आ रही थी जैसे किसी भी गृहिणी को अपने हाथों बनाया भोजन किसी अतिथि को जिमाने में होती है। थोड़ी देर में बंगाली महिला मद्रासी महिला से यूँ चोंच लड़ा रही थी कि कोई भी ये अनुमान न लगा सकता था कि थोड़ी देर पूर्व वे किसी युद्धाभ्यास में संलग्न थी। बहुत प्यारा बच्चे हैं, इनका अम्मा बाप कितना सुंदर होगा जी, मद्रासी महिला ने कहा तो बंगाली महिला ने वक्र दृष्टि से उसे घूरा, जिसे मद्रासी महिला ने देखा नहीं। आप खुशकिस्मत है जी कि तुम्हारे स्कूल में इतना सुंदर बच्चा पढ़ता जी। अब बंगाली महिला से सहन नहीं हुआ। अम्मी किसी स्कूल का अध्यापिका नहीं है, ये हमारा अपना बच्चा लोग है। अय्यो, इतना सारा शाप तुम्हारा है तो तेरे को क्या दौरद हो रहा है जी। बंगाली महिला पुनः झगड़ने के मूड में थी, किंतु गनीमत यह हुई कि मद्रासी महिला का गंतव्य स्टेशन आ गया था। वे वाणे कम का मीठा शास्त्र फेंक बंगाली महिला को परास्त करती उतर गई थी। ट्रेन पुनः चल पड़ी। अगले स्टेशन पर राम को भी उतरना था। अगले स्टेशन की दूरी ही कितनी थी, यही कोई 20 मिनट की यात्रा। और उसके बाद राम को अपने गांव जाना था। गांव अंबरपुर। दूरी जितनी कम होती जा रही थी उतनी बेचैनी मिश्रित उत्सुकता राम को जकड़ती जा रही थी। 5 वर्ष, तब 5 वर्ष का ही तो था। तब से इस अंतराल में न जाने कितना पानी सेंगर नदी में बह गया था। सेंगर नदी, हाँ, उसका गांव सेंगर नदी के नज़दीक ही बसा था। वह गांव जिसमें उसकी प्यारी सी माँ रहती है, गंगा माँ। इसके आगे अभी हमारा पहला अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। पहले अध्याय का प्रथम खंड मैंने आपको सुनाया है। पहले अध्याय का दूसरा खंड मैं दूसरे एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया पहले खंड के लिए दीजिएगा, जिससे मैं पहले अध्याय के दूसरे खंड में उन चीज़ों को सुधार सकूं जो आप सुझाव देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।